जैसा कि लगभग पहले से ही तय था कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है, लेकिन पहले लोकसभा में भी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के आखिरी दिन पीएम मोदी ने धुआंधार बैटिंग की। विपक्ष की हालत यह हो गई कि पूरी टीम सदन से ऑल आउट हो गई, लेकिन पीएम मोदी नहीं रुके। विपक्षी सांसदों के वॉकआउट के बाद भी पीएम मोदी बोलते रहे। कांग्रेस का इतिहास गिना दिया, अकाल तख्त पर ऑपरेशन ब्लू स्टार की याद दिलाई, मिजोरम में एयर स्ट्राइक की याद दिलाई, नॉर्थ ईस्ट को जिगर का टुकड़ा बताया, नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी परिवार के हर प्रधानमंत्री के कार्यकाल का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट में समस्याओं की जननी है। भारत माता पर राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर कहा कि कुछ लोग भारत माता की मृत्यु की कामना कर रहे हैं। यह सुनकर देश को ठेस पहुंची है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत से ही किस तरह से विपक्ष पर हमला बोला, आपको दिखाते हैं। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव पीएम मोदी के लिए किसी मौके से कम नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके का फायदा उठाया और विपक्ष पर चुन चुन कर हमले किए। उन्होंने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को ईश्वर का आशीर्वाद बताया। भगवान बहुत दयालु है और भगवान की मर्जी होती है कि वो किसी न किसी के माध्यम से अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किसी न किसी को माध्यम बनाता है। मैं इसे भगवान का आशीर्वाद मानता हूं कि ईश्वर ने विपक्ष को सुझाया और वो प्रस्ताव लेकर आए। 2018 में भी ये ईश्वर का ही आदेश था, जब विपक्ष के मेरे साथी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। उस समय भी मैंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है। मैंने उस दिन कहा था, बल्कि ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है। ये मैंने उस दिन भी कहा और हुआ भी वही। जब मतदान हुआ तो विपक्ष के पास जितने वोट थे उतने वोट भी वो जमा नहीं कर पाए थे। जब हम सब जनता के पास गए तो जनता ने भी पूरी ताकत के साथ इनके लिए नो कॉन्फिडेंस घोषित कर दिया और चुनाव में एनडीए को भी ज्यादा सीटें मिली और भाजपा को भी ज्यादा सीटें मिली। यानी एक तरह से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। पीएम मोदी ने संसद से देश को समझाते हुए बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त भारत का है। ये वो समय है जिसका आने वाले 1000 साल तक प्रभाव रहेगा। किसी भी देश के जीवन में, इतिहास में एक समय ऐसा आता है जब वो पुरानी बंदिशों को तोड़ करके एक नई ऊर्जा के साथ, नए उमंग के साथ, नए सपनों के साथ, नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए कदम उठा लेता है। 21वीं सदी का ये कालखंड, और मैं बड़ी गंभीरता से इस पवित्र लोकतंत्र के मंदिर में बोल रहा हूं और लंबे अनुभव के बाद बोल रहा हूं कि ये कालखंड, सदी का ये वो कालखंड है जो भारत के लिए हर सपने सिद्ध करने का अवसर हमारे चरण पे होगा। और हम सब
ऐसे टाइम पीरियड में है, चाहे हम हैं चाहे आप हैं, देश के कोटि कोटि जन है, कि ये कालखंड जो घड़ेगा उसका प्रभाव इस देश पर आने वाले 1000 साल तक रहने वाला है। 140 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ इस कालखंड में अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से जो करेगा वो आने वाले 1000 साल की मजबूत नींव रखने वाला है। और इसलिए इस कालखंड में हम सबका बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हमारी। और ऐसे समय हम सबका एक ही फोकस होना चाहिए, देश का विकास, देश के लोगों के सपनों को पूरा करने का संकल्प, और उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए जी जान से जुट जाना, यही समय की मांग है। ये कालखंड जो घड़ेगा उसका प्रभाव इस देश पर आने वाले 1000 साल तक रहने वाला है। 140 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ इस कालखंड में अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से जो करेगा वो आने वाले 1000 साल की मजबूत नींव रखने वाला है। और इसलिए इस कालखंड में हम सबका बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हमारी। और ऐसे समय हम सबका एक ही फोकस होना चाहिए, देश का विकास, देश के लोगों के सपनों को पूरा करने का संकल्प, और उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए जी जान से जुट जाना, यही समय की मांग है। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष को सीक्रेट वरदान है कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भला ही होगा। इसके लिए पीएम मोदी ने 3 उदाहरण दिए। आज मैं सदन में कुछ सीक्रेट बताना चाहता हूं। मेरा पक्का विश्वास हो गया है कि विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। हाँ, सीक्रेट वरदान मिला हुआ है जी। और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भलाई ही होगा। एक उदाहरण तो आप देखिए, मौजूद है। 20 साल हो गए, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन भलाई होता गया। तो आपको बड़ा सीक्रेट वरदान है जी। आपको ध्यान होगा कि इन लोगों ने कहा था बैंकिंग सेक्टर के लिए, बैंकिंग सेक्टर डूब जाएगा, बैंकिंग सेक्टर तबाह हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, न जाने क्या क्या कहा था। और बड़े बड़े विद्वानों विदेशों से ले आते थे, उनसे कहलवाते थे। बीते दिनों की बात हो रही है, लेकिन आज जो उन्होंने एनपीए का अंबर लगा के गए थे उसको भी पार कर करके हम एक नई ताकत के साथ निकल चुके हैं। और आज सुबह निर्मला जी ने विस्तार से बताया है कि कितना प्रॉफिट हुआ है। HAL फैक्ट्री के दरवाजे पर मजदूरों की सभा करके वीडियो शूट करवाया गया था और वहां के कामगारों को भड़काया गया। अब तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, तुम्हारे बच्चे मरेंगे, भूखे मरेंगे, HAL डूब रहा है। देश की इतनी महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट को इतना बुरा चाहा, इतना बुरा चाहा, इतना बुरा कहा कि वो सीक्रेट
आज एचएएल सफलता की नई बुलंदियों को छू रहा है। जिसका बुरा चाहते हैं वो कैसे आगे बढ़ता है, मैं तीसरा उदाहरण देता हूं। आप जानते हैं एलआईसी के लिए क्या क्या कहा गया था? एलआईसी बर्बाद हो गई, गरीबों के पैसे डूब रहे हैं, गरीब कहां जाएगा, बेचारे ने बड़ी मेहनत से एलआईसी में पैसा डाला है। क्या कहें, जितनी उनकी कल्पना शक्ति थी, जितने उनके दरबारियों ने कागज पकड़ा दिए थे, सारे बोल लेते थे वो, सारे बोल लेते थे। लेकिन आज एलआईसी लगातार मजबूत हो रही है। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने संसद के जरिए देश को अपना फ्यूचर प्लान भी बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले कार्यकाल में देश तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस कह रही है कि ये तो ऐसे ही हो सकता है। वो कहते बिना कुछ किए तीसरे पहुंच जाएंगे, और कांग्रेस की माने अगर सब कुछ अपने आप ही हो जाने वाला है, इसका मतलब है कांग्रेस के पास न नीति है, न नियत है, न विजन है, न वैश्विक अर्थव्यवस्था की समझ है, और न ही भारत के अर्थ जगत के ताकत का पता है। और इसलिए सोए सब हो जाएगा। पीएम मोदी ने आज पाकिस्तान को लेकर भी विपक्ष पर अटैक किया। उन्होंने कहा कि पहले पाकिस्तान आतंकी भेजता था और कांग्रेस उनकी बातों पर यकीन कर लेती थी, लेकिन जब हमने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की तो सवाल उठाए गए। मैं जरा आज सदन को याद दिलाना चाहता हूं, पाकिस्तान सीमा पर हमले करता था। हमारे यहां आए दिन आतंकवादी भेजा जाता था, और उसके बाद पाकिस्तान हाथ ऊपर करके मुकर जाता था, भाग जाता था, बोले हमारी तो कोई जिम्मेवारी नहीं है, कोई जिम्मा लेने को तैयार होता था। और इनका पाकिस्तान से ऐसा प्रेम था कि वो तुरंत पाकिस्तान की बातों पर विश्वास कर लेते थे। पाकिस्तान कहता था आतंकी हमले होते रहेंगे और बातचीत भी होती रहेगी। इन्हें यहां तक कहते भाई पाकिस्तान कह रहा है तो सही कहता होगा, ये इनकी सोच रही है। कश्मीर आतंकवाद की आग में दिन रात सुलग रहा था, जलता था, लेकिन कांग्रेस सरकार का काम कश्मीर के आम नागरिकों पर विश्वास नहीं था। वे विश्वास करते थे हुर्रियत पर, वे विश्वास करते थे अलगाववादियों के पर, वे विश्वास उन लोगों पर करते थे जो पाकिस्तान का झंडा लेकर के चलते थे। भारत ने आतंकवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, भारत ने एयर स्ट्राइक किया। इनको भारत की सेना पर भरोसा नहीं था, उनको दुश्मन के दावों पर भरोसा था। ये इनकी प्रवृत्ति थी। इसके बाद पीएम मोदी ने सीधे कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि देश के लोगों का कांग्रेस में नो कॉन्फिडेंस का भाव बहुत गहरा है। इसके बाद पीएम ने वे राज्य गिनाए जिनमें कई दशकों से कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। भारत के लोगों का कांग्रेस के प्रति नो कॉन्फिडेंस का भाव बहुत गहरा है। तमिलनाडु में कांग्रेस की आखिरी बार 1962 में जीत हुई थी। 61 वर्षों से तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस। तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कांग्रेस। पश्चिम बंगाल में उन्हें आखिरी बार जीत 1972 में मिली थी। पश्चिम बंगाल के लोग 51 सालों से कह रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस। उत्तर प्रदेश और बिहार और गुजरात कांग्रेस आखिरी
1985 में जीती थी। पिछले 38 वर्षों से वहां के लोगों ने कांग्रेस को कहा है, वहां के लोगों ने कांग्रेस को कहा है। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन बनाने को लेकर जबरदस्त अटैक किया। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में यूपीए का अंतिम संस्कार किया गया। उन्होंने कहा कि आपने खंडहर पर प्लास्टर लगाया है, पुरानी खटारा को इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाने के लिए इतना मजमा लगाया। मैं आज इस मौके पर हमारे विपक्ष के साथियों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूं। कुछ ही दिन पहले बेंगलुरु में आपने मिलजुल कर करीब करीब 1.5-2 दशक पुराने यूपीए का क्रियाकर्म किया है, उसका अंतिम संस्कार किया है। लोकतांत्रिक व्यवहार के मुताबिक मुझे तभी आपको सहानुभूति जरूर व्यक्त करनी चाहिए थी, संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी, लेकिन देरी में मेरा कसूर नहीं है, देरी में मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि आप खुद ही एक और यूपीए का क्रियाकर्म कर रहे थे और दूसरी ओर जश्न भी मना रहे थे। और जश्न भी किस बात का? खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। आप जश्न मना रहे थे खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। आप जश्न मना रहे थे खेल मशीन पर नया पेंट लगाने का। दशकों पुरानी खटारा गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाने के लिए आपने इतना बड़ा मजमा लगाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कविता सुनाई। उन्होंने कहा, देश बदलकर धोखा देने की कोशिश करने वालों की हकीकत सामने आ ही जाती है। जिन्हें सिर्फ नाम का सहारा है, जिन्हें सिर्फ नाम का सहारा है, उन्हीं के लिए कहा गया है, दूर युद्ध से भागते, दूर युद्ध से भागते, नाम रखा रणधीर। दूर युद्ध से भागते, नाम रखा रणधीर। भाग्य चंद की आज तक, भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। पीएम के भाषण के बीच में ही विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इनकी आदत है कि अपशब्द बोलो और भाग जाओ। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जिनका भरोसा नहीं है वे सुनाना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।